आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान न्यूक्लियर पॉलिटिक्स करेंगे कि किस तरह से जो दोनों का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस तरह से एक दूसरे की सिक्योरिटी को थ्रेट करता है और पाकिस्तान और इंडिया के न्यूक्स क्या दोनों के दरमियान वॉर को प्रिवेंट करने में सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। दोनों के दरमियान जो स्ट्रेटजिक डॉक्ट्रिन्स हैं वो क्या क्या हैं, इवॉल्व कैसे हुई हैं इनकी स्ट्रेटजिक डॉक्ट्रिन्स, और इनके दरमियान न्यूक्लियर कंपटीशन को लेकर या न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, और ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो इन दोनों का डेटरेंस का पर्सपेक्टिव क्या है, और पाकिस्तान और इंडिया इनका लेटेस्ट स्टेटस क्या है, इनके पास कितने न्यूक्स हैं, और जो है वो क्या एक अगर फ्यूचर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक न्यूक्लियर जंग होती है तो कौन जीतेगा, और क्या कोई न्यूक्लियर जंग जीत भी सकता है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री दूसरे को पहले न्यूक कर दे और जंग जीत जाए, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक करने की सूरत में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। इंडिया एंड पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट है ये दोनों ने इवॉल्व किया है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सामने रखते हुए, और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सामने रखते हुए इन दोनों ने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी को इवॉल्व किया है। ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने यूएन की रेजोल्यूशन आई 1172 1998 की दोनों ने जब अटैक्स किए उसके बाद विच अर्जेस, इसमें इंडिया और पाकिस्तान को कहा गया कि बाकी जिन स्टेट्स ने ऐसा नहीं किया टू बिकम पार्टी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1969 की ट्रीटी है कि आप जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को पार्टी बने, इसको साइन करें, इसको रेटिफाई करें। अगेन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो न्यूक्लियर एनपीटी जो ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको साइन करने का मतलब है कि आपको अपने एटॉमिक प्रोग्राम को रोल बैक करना पड़ेगा। और अगेन जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसमें सिर्फ 5 न्यूक्लियर स्टेट्स को एक्नॉलेज किया गया है जो इस ट्रीटी से पहले तक थी 1964 तक, जिसमें सिर्फ चाइना तक है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, और किंगडम ऑफ यूके है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और बाकी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया जो छठे और सातवें न्यूक्लियर पास थे इनको इसमें रिकग्नाइज नहीं किया गया। एंड सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का पार्ट बने विदाउट एनी डिले। तो ये 1998 में जब इन दोनों ने न्यूक्लियर अटैक्स किए, जब इन दोनों ने अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए, तो उसके बाद यूएन की रेजोल्यूशन आई इसके ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1172 जिसमें बात की गई। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का डेटरेंस, जो न्यूक्लियर डेटरेंस का जो पर्सपेक्टिव है या जो न्यूक्लियर डेटरेंस की डॉक्ट्राइन है वो साउथ एशिया में ज़्यादा रेलिवेंट है। थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। बुनियादी तौर पे जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने शुरू किया अर्ली 1940s में किसी टाइम। अगस्त 1945 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हिरोशिमा में और नागासाकी 6 और 9 अगस्त को जब हिरोशिमा और नागासाकी को बम किया, न्यूक किया, तो उस वक्त पहली दफ़ा दुनिया को पता चला कि हाँ इस तरह का कोई वेपन भी हो सकता है। उसके फ़ौरन बाद जो रशियन स्पाइस थे, क्योंकि अगेन आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 जब फ़ौरन एंड हुई तो उसके फ़ौरन बाद से याल्टा कॉन्फ्रेंस के टाइम से ही जो है वो रूजवेल्ट के दरमियान और स्टालिन के दरमियान एक फ्रिक्शन, एक साइलेंट फ्रिक्शन या अंडरनीथ फ्रिक्शन स्टार्ट हो गई थी दोनों के दरमियान। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि याल्टा कॉन्फ्रेंस के दौरान ही, चूँकि एक तरफ याल्टा कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो दूसरी तरफ जो है वो रूजवेल्ट ने ये डिसीजन लिया कि हम जापान को न्यूक्लियर बम गिरा देते हैं जापान के ऊपर। बाज़ लोग कहते हैं इसका मकसद ये भी था कि स्टालिन को डराया जाए, लेकिन अगेन आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है और फिर रशिया के दरमियान, यूएसएसआर के दरमियान और यूएसए के दरमियान कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो सोवियत स्पाइस जो थे वो इतने सक्सेसफुल थे कि उन्होंने यूएसए से, कहा जाता है कि यूएसए से उनके न्यूक्लियर सीक्रेट्स छुपाए, और 3-4 साल बाद 1949 तक जो है वो यूएसएसआर ने अपना न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया।
तो कोल्ड वॉर में इन दोनों के दरमियान, ये सारा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है, इन दोनों के दरमियान यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान जो है वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी। उस डॉक्ट्रिन को डेटरेंस कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में। डेटरेंस ये है कि आपके पास भी न्यूक है, मेरे पास भी न्यूक है। अगर आप मेरे ऊपर न्यूक फेंकते हैं या न्यूक्लियर बम फेंकते हैं तो मैं भी आपको न्यूक्लियर बम फेंक के मुकम्मल तबाह कर दूंगा। जब आपको पता है कि आप न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, और मेरे पास भी न्यूक है और मैं बदले में फेंक के आपको तबाह कर दूंगा, तो ऑब्वियसली आप जो है वो हिम्मत नहीं करेंगे कि आप मेरे ऊपर न्यूक्लियर बम इन द फर्स्ट प्लेस टेस्ट करें या मेरे ऊपर फेंकें। अगेन जो 1980s में या 1960s से ऑनवर्ड ये दोनों जो है वो 50s में इन दोनों के दरमियान एक मिसाइल्स की रेस स्टार्ट हो गई थी यूएसए के दरमियान और यूएसएसआर के दरमियान। उसमें यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेंज का मिसाइल कौन टेस्ट करता है, क्योंकि मिसाइल आपको पता है वो डिलीवरी सिस्टम है न्यूक्लियर बम्स के लिए। मिसाइल को आप जो है वो न्यूक्लियर वॉर हेड को आप मिसाइल के ऊपर लगाते हैं और मिसाइल जो है वो आपने थ्रो करना है दूसरे कंट्री के ऊपर, वो जाकर उसको हिट करेगा तो दूसरा कंट्री जो है वो न्यूक हो जाएगा, उसके ऊपर जो है न्यूक्लियर बम फेंका जा सकेगा। फिर दूसरा जो इसका मेथड हो सकता है वो हो सकता है कि आप बम्बर्स के थ्रू आप अपने जो आपके जहाज़ हैं, जो पायलट एयरक्राफ्ट जो हैं, वॉरक्राफ्ट जो हैं, उनके थ्रू जो है वो आप फेंकें। दूसरा ये मोड हो सकता है। तीसरा मोड हो सकता है कि आप जो है आपने उनको ज़मीन के ऊपर किसी जगह पे, तीसरा मोड हो सकता है आप सबमरीन के ऊपर आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाए हों और सबमरीन समुद्र में छुपी होंगी, आपकी कोस्ट यूएसए की कोस्ट के पास छुपी होगी रशियन सबमरीन, वहाँ से एक बम फेंक देगी, न्यूक्लियर बम फेंक देगी या वहाँ से एक बैलिस्टिक मिसाइल फेंक देगी, उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड होगा, वो यूएसए को स्ट्राइक करेगा। तो जब तक ये तीनों तरह की कैपेबिलिटीज़ आप ख़त्म नहीं करते तब तक जो वो दूसरे कंट्री को पता है कि थ्रेट है मुझे भी। तो अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये तीनों कैपेसिटीज़ हैं जिनको ट्राइएड कहा जाता है। अगर एक तरह का डिलीवरी सिस्टम है तो उसको मोनोएड कहते हैं, दो तरह का है तो बायएड, तीन तरह का है तो उसको ट्राइएड कहते हैं। तो अगर मेरे पास भी ट्राइएड है और आपके पास भी ट्राइएड है, या आपको अगर ये शक है कि मेरे पास ट्राइएड नहीं है और आपके पास ट्राइएड है और आपने मेरे ऊपर ये सोचते हुए कि इसके पास सिर्फ मोनोएड है, सिर्फ एक इसके पास मिसाइल्स लॉन्च करने की सलाहियत ही है और ये मिसाइल्स इसने किसी लॉन्च पैड के ऊपर रखे हुए हैं, मिसाल के तौर पे कोयटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में रखे हुए हैं और इंडिया ऐसा समझ रहा है, और आप इंडिया ये सोचता है कि मैं जो है पहले ऐसा करता हूँ, जहाज़ भेजता हूँ, वो कोयटा को बम कर देंगे, कोयटा तबाह हो जाएगा, तो पाकिस्तान के वो मिसाइल्स तबाह हो जाएंगे जिनके थ्रू वो न्यूक्लियर बम फेंक सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो मोनोएड की सलाहियत है मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। अब पाकिस्तान के पास डिलीवरी सिस्टम नहीं है तो डेटरेंस भी नहीं रहेगी, फिर जो है वो इंडिया पाकिस्तान को न्यूक कर सकता है। लेकिन इमेजिन मेरे पास सबमरीन भी है जो छुपी हुई है आपकी कोस्ट के पास, वहाँ आपने जो है वो लाहौर के ऊपर फेंका, तो यहाँ से मैं आपकी न्यू दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, हैदराबाद, दक्कन को, जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर न्यूक फेंक सकता हूँ, मेरी सबमरीन फेंक सकती है। तो वो डेटरेंस जो है वो रेलिवेंट हो जाती है, आपको पता चल जाएगा कि भाई दूसरे के पास भी न्यूक है, मैंने फेंका तो इसने मुझे बदले में सही जवाब देना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखते हुए कोल्ड वार में यूएसएसआर के दरमियान और यूएसए के दरमियान जो डॉक्ट्राइन जिसको कहा जा रहा था, जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन थी डेटरेंस की, उसका नाम था म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। उसका मतलब ये था कि दोनों के दरमियान अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो फिर उस सूरत में दोनों कंट्रीज टोटली एनहाइलेट होंगे, दोनों कंट्रीज टोटली जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास ज़मीन को तबाह कर सकते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखते हुए म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसको शॉर्ट में मैड भी कहा जाता है, लेकिन कोल्ड वार के बाद जो डेटरेंस की थ्योरी थी वो कंपैरेटिवली इररेलेवेंट हो गई। इसी दौरान रशिया, सोवियत यूनियन और यूएसए डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, साल्ट 1, INF, इस तरह के एग्रीमेंट्स इन्होंने, सॉल्ट के ऊपर भी बात हुई, NPT भी आ गया। तो इन्होंने अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को कम करना शुरू कर दिया और पोस्ट कोल्ड वार एरा में फिर जो है वो रशिया के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस, ग्लोबल एम्बिशंस नहीं रहे, तो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान डेटरेंस
आज भी रेलिवेंट है, लेकिन इतनी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट किसी कन्फ्रंटेशन का पार्ट नहीं थे। और एक और बात जो है, जो डेटरेंस की थ्योरी के साथ, जो डेटरेंस की थ्योरी को जहाँ से ज़्यादा हवा मिलती है वो यहाँ से मिलती है कि कोल्ड वार के दौरान भी वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कोई इंसिडेंट रशिया के दरमियान या सोवियत यूनियन के दरमियान और यूएसए के दरमियान नहीं हुआ, बल्कि 1960s में 1961 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान के जब सोवियत्स ने अपने न्यूक्लियर बम्स या अपने मिसाइल्स उन्होंने क्यूबा में प्लेस किए, तो उस वक़्त ये एक थ्रेट था कि जिसकी वजह से दोनों के दरमियान जंग नहीं हुई, और वो थ्रेट इन्हीं न्यूक्लियर मिसाइल्स का था। फिर बाद में यूएसएसआर ने वहाँ से अंडर प्रेशर वहाँ से विड्रॉ कर लिए, उन न्यूक्लियर बम्स को वहाँ से विड्रॉ कर लिया। आपको मैंने थर्ड का बताया था, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस, जो साउथ कोरिया में बेस्ड है, जिसका मैंने आपको बताया था नॉर्थ कोरिया को इससे मिसाइल है और चाइना को इससे मिसाइल है। ऐसे जब कोई स्ट्रेटेजिक मिसाइल जब या कोई सबमरीन आपके मुल्क के पास या किसी दूसरे मुल्क का एयरक्राफ्ट कैरियर आपके मुल्क के पास समुद्र में हो, तो आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आपको पता है कि उसके पास डिलीवरी सिस्टम है, उसके मिसाइल्स आके या उसके न्यूक्लियर जो बम्स होंगे वो आके आपके मुल्क के ऊपर फेंक सकते हैं, न्यूक आपके मुल्क को टारगेट कर सकते हैं। अब अगेन इंडियन नेवी जो है उसके पास अगर ये कैपेसिटी है कि वो ग्वादर के पास कहीं छुप के पाकिस्तान के ऊपर या कराची के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक सके, तो पाकिस्तान को हमेशा ये थ्रेट रहेगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही डिलीवरी सिस्टम है और वो है मिसाइल्स का, और पाकिस्तान के पास एक सबमरीन है और इंडियन नेवी वो सबमरीन तबाह कर देती है, और पाकिस्तान के साथ जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स वाली साइट्स उनके ऊपर भी टारगेट कर लिया जाता है। फिर हमारे पास डिलीवरी सिस्टम नहीं रहेगा, तो डेटरेंस आपकी तबाह हो जाती है। ये आपको इतनी सारी राम कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आपको इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्लियर हो। तो पोस्ट कोल्ड वार एरा में कहा जाता है कि वैसे ही उसके मिसाइल्स आके मुल्क के ऊपर फेंक सकते हैं, न्यूक आपके मुल्क को टारगेट कर सकते हैं। अब अगेन इंडियन नेवी जो है उसके पास अगर ये कैपेसिटी है कि वो ग्वादर के पास कहीं छुप के पाकिस्तान के ऊपर या कराची के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक सके, तो पाकिस्तान को हमेशा ये थ्रेट रहेगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही डिलीवरी सिस्टम है और वो है मिसाइल्स का, और पाकिस्तान के पास एक सबमरीन है और इंडियन नेवी वो सबमरीन तबाह कर देती है, और पाकिस्तान के साथ जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स वाली साइट्स उनके ऊपर भी टारगेट कर लिया जाता है। फिर हमारे पास डिलीवरी सिस्टम नहीं रहेगा, तो डेटरेंस आपकी तबाह हो जाती है। ये आपको इतनी सारी राम कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आपको इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्लियर हो। तो पोस्ट कोल्ड वार एरा में कहा जाता है कि वैसे ही जैसे डेटरेंस उससे पहले यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान रेलिवेंट थी, अब जो है वो साउथ एशिया में रेलिवेंट है। तो यहाँ से हमारी बहस स्टार्ट होती है। Nevertheless, the cost-benefit calculus that underpins deterrence, जो नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ रहे हैं उसकी वजह से कभी भी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर रशिया के पास हैं जी 6,850, यूएसए के पास 6,450, बाज़ एस्टिमेट्स हैं कि रशिया के पास 9,600 हैं, और मैंने बाज़ एस्टिमेट्स में पढ़ा है कि रशिया के पास 10,000 से ज़्यादा है। चाइना के पास 280, यूके के पास 215, ये न्यूक्लियर बम्स की तादाद है। पाकिस्तान के पास 140 से 50, इंडिया के पास 130 से 40, इसराइल के पास 80, ये एक इंडियन वेबसाइट से स्लाइड उठाई है। नॉर्थ कोरिया के पास 10 से 20। डिलीवरी सिस्टम इंडिया के पास मॉडेस्ट और डेडलिएस्ट मिसाइल इंडिया का कौन सा है? तो इंडिया के पास जो डिलीवरी सिस्टम है वो एडवांस नहीं है, मॉडेस्ट है। इंडिया के पास 5,000 किलोमीटर तक हिट करने वाला अग्नि 5 मिसाइल है। पाकिस्तान के पास भी मॉडेस्ट कैपेसिटी है। पाकिस्तान का जो डेडलिएस्ट वेपन है वो है शाहीन 3 मिसाइल, जिसकी रेंज है 2,750 किलोमीटर। चाइना के पास जब वो 14,500 किलोमीटर, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाते हैं। ये जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इनको कहा जाता है, जिनकी रेंज 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो ये जो है वो चाइना के पास आपको मिलेंगे, रशिया के पास मिलेंगे, 1-2 यूके के पास मिलेंगे, यूएसए के पास मिलेगा और फ्रांस के पास मिलेगा। तो पाकिस्तान और इंडिया के पास इतनी ग्लोबल रेंज की कैपेसिटी नहीं है। नॉर्थ कोरिया जो है वो अभी यही इसी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो 10,000 या 11,000 किलोमीटर जिनकी रेंज हो और वो यूएसए की मेनलैंड को हिट कर सके। तो ये आपने इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ज़हन में रखना है कि नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन, मोटू से किम जोंग उन है, आपको पता है,
किम जोंग उन का जो मेन पर्पस है वो यही है किसी तरह से कि मैं मिसाइल जो है वो व्हाइट हाउस तक पहुंचा सकूं। इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट परसेप्शंस एंड स्ट्रेटेजिक एस्पिरेशंस दोनों की डिफरेंट है। परसेप्शंस दो कैपिटल्स में डिफरेंट है, इंडिया का कैलकुलस डिफरेंट है, पाकिस्तान का डिफरेंट है। इसी वजह से हमें दोनों के दरमियान न्यूक्लियर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आते हैं। कैसे नज़र आते हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो ये जो मिसकैलकुलेशन है या एक दूसरे की तरफ स्ट्रेटेजिक एम्बिवेलेंस है या न्यूक्लियर एम्बिवेलेंस जिसको कहना चाहिए, इसकी वजह से दोनों के दरमियान कभी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। न्यू मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन दोनों के दरमियान जो डेटरेंस है उसको हिला दिया है। इंडिया जो है वो एडवांस डिलीवरी सिस्टम्स की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान का अगेन डिफेंस बजट जो है वो 5-6 बिलियन डॉलर्स है, 7 बिलियन डॉलर्स है। इंडिया का 50 बिलियन डॉलर को एक्सीड करता है। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि इंडिया के साथ पेस अप रख सके। अब अगेन इंडिया मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स खरीद रहा है, मॉडर्न सबमरीन्स बना रहा है, नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो है वो इंडिया लॉन्च कर रहा है। तो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है पेस को कीप अप करने की। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए मिसाइल पैदा होते हैं। हाउएवर न्यूक्लियराइजेशन ने डेटर नहीं किया इन दोनों के दरमियान। इंटरेस्टिंगली अब देखें, डेटरेंस की थ्योरी तो ये कहती है कि अगर न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट होगा तो दोनों जंग नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं इन दोनों ममालिक के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने जहन में बिठाया हुआ है कि न्यूक्लियर थोड़ा सा हमने ऊपर रखना है और नीचे लेवल पे छोटी छोटी जंगें हम करते रहेंगे। मिसाल है कारगिल 99 में हुआ, 2001 की आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन, मुंबई में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक्स के बाद 2001 के मुंबई टेररिस्ट अटैक्स 2008 के अगेन हुए, हम ठानकोट अटैक देखा, हमने इंडिया के जो सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा पाकिस्तान में उन्होंने कहा, बालाकोट में जो एरियल स्ट्राइक्स हुए, पाकिस्तान ने इंडिया का फाइटर प्लेन गिराया, कश्मीर में जो इंडिया भी कर रहा है, और आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दोनों के दरमियान हर वक्त जो है मिसाइल चलते रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो इस सारे को जहन में रखते हुए आप सेफली कह सकते हैं कि ये दोनों जो पड़ोसी हैं, इन दोनों के दरमियान इन दोनों को न्यूक्लियर बम्स ने भी नहीं सुधारा। यूएसए और यूएसएसआर को तो शायद उनके न्यूक्स ने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट क्रिएट किया, ये दोनों ममालिक नहीं रुक रहे हैं। बायलैटरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन दोनों ने कुछ लिए हैं और अरेंजमेंट्स हैं इसमें। कौन कौन से? इंडिया एंड पाकिस्तान हैड एग्रीड टू सम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन मेजर्स। मिसाल के तौर पे दोनों कोऑपरेट करते हैं कि एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, दोनों कमिट करते हैं। दोनों ने कमिट किया हुआ है कि नोटिफाई करेंगे एक दूसरे को मिसाइल फ्लाइट टेस्ट से पहले। जब मिसाइल टेस्ट करेंगे तो उसकी फ्लाइट के बारे में एक दूसरे को नोटिफाई करेंगे ताकि दूसरे मुल्क को कोई मिसकैलकुलेशन ना और वो जवाब में रिस्पॉन्स ना कर दे एक्सीडेंटली। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जब की जाएंगी तो उसके बदले में जब मिलिट्री एक्सरसाइज की जाएंगी तो फिर जो है वो अपोनेंट कंट्री को बताया जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो वो कंट्री ये समझे यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, वो समझे कि इन्होंने वॉर शुरू कर दी है और वो अटैक कर दे और चीज़ें ख़राब हो जाएं। ये जो आपको जो ये स्लाइड्स आप जो मैंने बनाई हैं इनका सोर्स है ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब, टीचर हैं, IR के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत अच्छी नज़र है इनकी। आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं, इनके लेक्चर्स भी सुन सकते हैं और इनके आर्टिकल्स जो है वो न्यूक्लियर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो साउथ एशिया में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है इसके ऊपर ये अथॉरिटी हैं। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिलीवरी सिस्टम दोनों का कंपैरिजन देख लें। एयरक्राफ्ट इंडिया के पास 32 हैं, शमशेर 16 और टोटल जो है वो 48, पाकिस्तान के पास 36। लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 24, 20 टोटल जो है वो 56 है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास कितने हैं 56, तो बैलेंस है। गजनवी हतफ 3 ये लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और क्रूज मिसाइल्स इंडिया के पास टोटल 14 है और पाकिस्तान के पास बाबर हतफ 7 ये 8 हैं। क्रूज मिसाइल्स की लिमिट जो है वो कम होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की ज़्यादा होती है। आमतौर पे क्रूज मिसाइल 150, 200, 300 या 400 किलोमीटर तक का होगा, बैलिस्टिक मिसाइल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक होता है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया की हिस्ट्री के ऊपर हम अपनी आने वाली वीडियो में बात करते हैं, तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो हम बात कर रहे थे साउथ एशिया में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई जिसमें इंडिया को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी।
1964 में चाइना ने जो है वो न्यूक्लियर बम हासिल कर लिया। अब ये जो न्यूक्लियर बम हासिल करना था, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक परसेप्शन है वो एमिनेट होता है चाइना को लेकर। इंडिया अपना कंपेटिटर अब पाकिस्तान को नहीं समझता, चाइना को समझ रहा है। 1962 के उस वॉर के बाद जब चाइना ने न्यूक्लियर बम हासिल किया तो फौरन इंडिया ने नेहरू के दौर में उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया और 1974 तक इंडिया के पास जो है वो न्यूक्लियर बम आ चुका था। उस न्यूक्लियर बम को जो है वो स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। पहले टेस्ट जो किया गया वो पोखरान में किया गया। वेस्ट ने इसको कहा कि ये पीसफुल टेस्ट है। चाइना ने न्यूक्लियर बम 1964 में हासिल किया, उसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जो है वो 74 में टेस्ट किया। पाकिस्तान ने उस वक्त जो है वो साउथ एशिया को डी न्यूक्लियराइज करने के लिए ये प्रपोजल्स दिए। पहला कहा कि एक न्यूक्लियर फ्री जोन बना लेते हैं, दूसरा कहा कि जॉइंट रिनंसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्विजिशन, दोनों मिलकर पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान इतना अच्छा है या मासूम है कि हर जो बात करता है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में करता है कि दोनों मिलकर रिनंसिएट करते हैं कि मैन्युफैक्चर भी नहीं करेंगे और हासिल भी नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। तीसरा, इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी जो गाइडलाइंस हैं उसको हम जो है वो एडहियर करेंगे। फोर्थ, बायलैटरल न्यूक्लियर टेस्ट बैन के ऊपर साइन कर लेते हैं कि दोनों में से कोई भी जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। फिफ्थ, मिसाइल फ्री जोन, कि दोनों जो है वो मिसाइल्स भी नहीं बनाएंगे साउथ एशिया में। तो अगेन बायलैटरल न्यूक्लियर टेस्ट बैन, फायदा किसका है? पाकिस्तान का है। मिसाइल फ्री जोन, फायदा किसका है? पाकिस्तान का। रीजन, क्योंकि पाकिस्तान वही इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से जो आर्मामेंट की रेस है उसमें पेस, पाकिस्तान जो है वो पेस नहीं रख सकता इंडिया के साथ। इंडिया जो है, अगेन ये आपको कंपैरिजन नजर आ रहा है दोनों कंट्रीज की जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। इंडिया जो है वो हमें कन्वेंशनल पैरिटी भी हम इंडिया के साथ कभी हासिल नहीं कर सकते। कन्वेंशनल पैरिटी हासिल ना करने की वजह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जब भी इंगेज किया है तो वो नॉन कन्वेंशनल या एसिमेट्रिक एरियाज में किया है, जिसमें से कश्मीर में अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में ओपन कन्फ्रंटेशन के थ्रू हम इंडिया से कश्मीर कभी नहीं ले सकते। इस वजह से जो वो नॉन कन्वेंशनल मीन्स को या एसिमेट्रिक वॉरफेयर के मीन्स को जो है वो एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। न्यूक्लियर ऑरिजिनल इंडिया के पास 90 से 110 है, पाकिस्तान के पास 100 से 130 है, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा बड़ा है। अगर ऐसी कभी सिचुएशन होती है तो अटैक हेलीकॉप्टर्स की तादाद आपको नज़र आ रही है इंडिया पाकिस्तान की, फाइटर एयरक्राफ्ट की आपको जो है वो तादाद नज़र आ रही है, या अटैक एयरक्राफ्ट टैंक्स वगैरह जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको इस तरह का जो कंपैरिजन मिल सकता है। 1991 में अगेन ये जो पाकिस्तान ने प्रपोजल दिए, अगेन ये ऐसे प्रपोजल थे जिनमें से इंडिया ने कोई भी अग्री नहीं किया, और इंडिया क्यों अग्री करेगा। हिस्ट्री की बात करते हुए 1991 में 5 नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि P5 ने उसमें जो परमानेंट 5 मेंबर्स थे उन्होंने डिसआर्मामेंट की बात की, क्योंकि 60s तक जो है वो परमानेंट 5 सारे के सारे जो है वो न्यूक्लियर बम हासिल कर चुके थे, और अगेन ये बाकी किसी के पास न्यूक्लियर बम जैसा खतरनाक हथियार नहीं देखना चाहते थे। उनकी प्रिजम्पशन ये थी, या उसके पीछे एजम्पशन ये थी, या थिंकिंग ये थी कि शायद यही जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं ये इतने पावरफुल हैं कि यही डिज़र्व करते हैं कि इनके पास न्यूक हो। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी न्यूक्लियर बम हासिल करेंगे। 1997 में ये कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल एंड इक्वल रिस्ट्रेंट बाय साउथ एशिया। अगेन ये कॉन्सेप्ट किसने दिया होगा? पाकिस्तान ने दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडिया का जो पोखरान में, इंडिया ने जो है वो पोखरान में जो जब न्यूक्लियर बम हासिल किया और 71 की डिबेकल के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ये बात रियलाइज़ कर चुका था कि हमें कभी ना कभी जो है वो अपने न्यूक्स बनाने पड़ेंगे। तो भुट्टो ने जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का स्टार्ट किया था, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर को बुला के जो है वो कोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ को बनाना और वहाँ पे अपॉइंट करना, और सारा न्यूक्लियर प्रोसेस हॉलैंड से जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी हासिल करना, जो मशीन्स होती हैं उसके सेंट्रीफ्यूजेस वो हासिल करना, और वो सारा प्रोसेस रन करना। सुल्तान बशीर महमूद जैसे लोग और डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे लोगों ने इसको काम किया। तो 84 तक पाकिस्तान जो है वो 80s तक, फिर ज़िया ने भी उन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा। तो 84 तक पाकिस्तान न्यूक्लियर बम हासिल कर चुका था, न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल कर चुका था। मसलन 2009 से ऑनवर्ड जो है वो 2009 के करीब जो है
इसराइल भी जो है न्यूक्लियर बम हासिल कर चुका है, बट इसराइल ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया और इसराइल ने अभी तक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी नहीं किया। ऐसे पाकिस्तान ने 1980s में ये कैपेसिटी हासिल कर ली थी 10 years आफ्टर इंडिया। 1997 में पाकिस्तान ने ये बात की कि दोनों इक्वल रिस्ट्रेंट शो करते हैं साउथ एशिया में। इंडियंस ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होगी, जिसकी वजह से 14 मई को 28 मई को जो है वो दोनों कंट्रीज ने टेस्ट किए। 14 मई को इंडिया ने, 28 मई को पाकिस्तान ने। पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड ओवर मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। तब से जो है ना वो इन दोनों के दरमियान जो डेटरेंस की गेम चल रही है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने पाकिस्तान की जो पहली डेटरेंस की थ्योरी थी उसको कहा जाता है मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। वो क्या है कि हमारे पास मिनिमम कैपेसिटी है और वो क्रेडिबल भी है कि हम इंडिया को डेटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडियंस अटैक नहीं करेंगे। इट रिस्टोर्ड रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस। अब उससे पहले जब इंडिया के पास न्यूक्लियर बम है तो इंडियन जो है वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगेन उनको न्यूक्लियर बम का एडवांटेज भी है, कन्वेंशनली भी वो आपसे सुपीरियर हैं। तो ऐसी सूरत में यू स्टैंड नो चांस इन केस ऑफ अ वॉर। और फिर पाकिस्तान को उस कन्वेंशनल डिस्पैरिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए खुद न्यूक्लियर पोटेंशियल पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था। एंड फॉर दिस वेरी रीज़न पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइज करने का डिसीजन लिया। फिर 28 मई को डिस्पाइट यूएस प्रेशर पाकिस्तान ने चूज़ किया कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर बम्स को एक्सप्लोड करेगा। तब पाकिस्तान ने टेस्ट किया। इन रिस्पॉन्स अब जब ये दोनों ने ये करतूत की, इन दोनों ममालिक ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास की। ऑब्वियसली P5 को कैसे अग्री हो सकता है कि उनके अलावा किसी के पास बम हो। रेजोल्यूशन का नाम था 1172 और ये पास हुई 1998 में। इसमें रिकग्नाइज किया कि इंडिया इनिशिएटर है। म्यूचुअल रोल बैक की बात की गई कि दोनों मिलकर रोल बैक करो, CTBT साइन करो और फिशाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी साइन करो, रिस्टोर करो मिसाइल रिस्ट्रिक्शन प्लेस करो ऑन मिसाइल डिलीवरी सिस्टम्स। क्योंकि अगेन डिलीवरी सिस्टम्स की जो मैंने आपको सारी कहानी बताई थी, जब तक डिलीवरी सिस्टम नहीं होंगे तब तक फ़ायदा नहीं है न्यूक्स होने का। और पैरा 5 में किया गया कि डायलॉग रिज्यूम करो ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज़। और जब ये बात हुई तो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इतने अच्छे हैं। अगेन आपको ये P5 नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट 5 जिनके पास नंबर ऑफ बम्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर ये दो आखिर पे जो है आउटलायर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ द वर्ल्ड एज ऑफ 2013। अब इसमें जो है वो नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर बम है और अभी जो है वो इसराइल के पास भी न्यूक्लियर बम है। यूक्रेन न्यूक्लियर बम हासिल करके अपना प्रोग्राम रोल बैक कर चुका है। साउथ अफ्रीका भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बाद अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो विड्रॉ कर चुका है। ईरान जो है उसने JCPOA के बाद अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम विड्रॉ किया है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। US लेड नेगोशिएशन, वही जो बात की गई थी रेजोल्यूशन 1172 में कि नेगोशिएट करें आपस में। यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको इस प्रोसेस को स्टीयर किया। 8 राउंड जो नेगोशिएशन के US की तरफ से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे स्टोप टालबोट, शमशाद अहमद पाकिस्तान की तरफ से थे और जसवंत सिंह इंडिया की तरफ से। इसमें जो बात की गई थी, जो ये डायलॉग हुआ, ये स्ट्रेटेजिक लिंकेज के ऊपर और इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बेस के ऊपर। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट था और अगेन के दोनों के दरमियान स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स क्या हैं और इन दोनों क्या ज़रूरत है इन दोनों को। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लिंकेज बनता था वो था ग्लोबल स्टेटस का, क्योंकि इंडिया भी 1980s से ऑनवर्ड इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा था और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक परसेप्शन है उसमें चाइना मेन कॉम्पिटिटर है। पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान खुद को इंडिया से बचाना चाहता है, तो पाकिस्तान वाज इन सेक ऑफ सर्वाइवल, हमने बचना है। तो वहाँ पे जो है वो जलाओ गिराओ की डॉक्ट्राइन है, यहाँ पे जो है वो भागो और बचाओ की डॉक्ट्राइन है। इन लाहौर डिक्लेरेशन, उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन आई, दोनों ने एग्री किया कि हम न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन के लिए मेजर्स लेंगे। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस थे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के सागा में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कहा जा सकता है। अब थोड़ा सा मैं बात करूं कि व्हाट इज़ क्रेडिबल मिनिमम डॉक्ट्राइन ऑफ डेटरेंस ऑफ पाकिस्तान और इसका मतलब क्या है। पहली बात, ये बात आप याद रख लें कि ये एक डिफेंसिव डॉक्ट्राइन है, ऑफेंसिव नहीं है। ये बेस है कि गुड कमांड और कंट्रोल बेस्ड हो, जो कि
IAEA की गाइडलाइंस के मुताबिक, IAEA के सेफ गार्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को, अगेन पाकिस्तान की जो तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो IAEA की सेफ गार्ड्स को फॉलो करती हैं और IAEA की सर्टिफाइड हैं। पाकिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न है वो इसकी रेलिवेंट बॉडी है। अगेन एक मिलिट्री के साथ अलाइड इंस्टीट्यूशन है जिसमें आर्मी से ही लोग जो है वो ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं, और जो इसकी अथॉरिटी है वो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको PNRA कहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उसका काम, या पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका काम, पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट्स के कंट्रोल का काम, ये जो देखते हैं वो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और तीसरा जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न है जो कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाता है, न्यूक्लियर पॉलिसी बनाता है, ऑपरेशनल लेवल के जो डिसीजन लेता है। तो ये जो है इसका बुनियादी फ्रेमवर्क है जो आपने जहन में रखना है। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये बात आपने जहन में रखनी कि मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस में कहा गया है कि न्यूक्लियर जो न्यूक्स हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। इसमें पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके मेन पॉइंट्स यहाँ पे इंडिस्ट किए हुए हैं। दूसरा है कि टू डेटर एनी एग्रेशन अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, कोई करेगा तो हम न्यू कर देंगे। थर्ड, रिस्ट्रेंट, हमने रिस्ट्रेंट दिखानी है, हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे B5 क्लेम करते हैं कि हमारे अलावा किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, वैसे ही हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। 4. प्रमोशन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर फॉर अवॉइडेंस ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेस, तो पाकिस्तान जो स्टेप्स लेगा न्यूक्लियर आर्म रेस को रोकने के लिए। 5. नॉन यूज अगेंस्ट नॉन वेपन्स, जिस स्टेट के पास अपना न्यूक्लियर बम नहीं है पाकिस्तान उसके खिलाफ नहीं यूज करेगा इन केस ऑफ वॉर। नॉट टू बी फर्स्ट वन टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, पाकिस्तान कभी पहले टेस्ट नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू नॉन प्रोलिफरेशन, पाकिस्तान जो है वो कमिट करता है कि प्रोलिफरेशन नहीं करेगा। पाकिस्तान ने की या नहीं ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू एक्सपोर्ट कंट्रोल, एक्सपोर्ट कंट्रोल भी पाकिस्तान इफेक्टिवली कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, मतलब ताकि प्रोलिफरेशन ना हो सके, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट है वो बाकी ममालिक के पास ना जा सके। एस्टिमेटेड मिसाइल कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान और इंडिया की आपको नज़र आ रही हैं। शाहीन 2, शाहीन 3 की बात कर लें 2000 किलोमीटर, शाहीन 3 2007 किलोमीटर है, और अग्नि 2 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देख लें पाकिस्तान की पास जो रेंज है ये है जी, ये आपको ब्लू में नज़र आ रही है, इस पर इंडिया तो सारा ही आ जाता है, और इंडिया का जो है उसमें आप देख लें कि चाइना रशिया तक जा रहा है, तकरीबन सारा सेंट्रल एशिया, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका तक इसमें शामिल है, क्योंकि इंडिया के पास 6000 किलोमीटर की रेंज में जो है वो मिसाइल्स हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंगली बात आपको, जो इन दोनों कंट्रीज़ के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इवॉल्व हुए हैं राइट फ्रॉम अर्ली 2000, तब उसके साथ साथ इनकी स्ट्रेटजिक डॉक्ट्रिन्स भी इवॉल्व हुई हैं। इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स डॉक्टर समर मुबारक व्हेन आई वाज एट UIT लाहौर, तो वो लेक्चर देने आए, उन्होंने कहा कि शुरू में इंडिया का जो उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स थे, उनका जो कमांड और कंट्रोल सेंटर था वो बेस्ड था समवेयर नियर न्यू दिल्ली या पाकिस्तान के साथ ईस्टर्न बॉर्डर के अलोंग के। उसका कोई मैक्सिमम डिस्टेंस बनता था यही कोई 400 to 500 किलोमीटर की रेंज में, तो पाकिस्तान ने उसी के हिसाब से अपने मिसाइल्स बनाए हुए थे। तो पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज को देखते हुए उन्होंने ये किया कि उसको चेन्नई में शिफ्ट कर दिया। चेन्नई का डिस्टेंस पाकिस्तान से 1500 किलोमीटर बनता था, तो हमने नेक्स्ट मिसाइल टेस्ट कर लिया कि जिसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर थी। फिर इंडिया ने ये किया कि इंडिया ने अपने जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे वो यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया, कि जो कि पाकिस्तान के उस मिसाइल की रेंज से बाहर थे, जो तकरीबन 2600-2700 किलोमीटर बनते थे। पाकिस्तान ने फिर उस बात को सामने रखते हुए शाहीन 3 बनाया कि जिसके अंदर जो है वो अंडमान और निकोबार के ऊपर जो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक उनके कमांड और कंट्रोल सेंटर बेस किए वो भी उसकी रेंज में आ रहे थे। आई वुड टेक हिज वर्ड फॉर इट। मेजर डेवलपमेंट्स इन न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अब ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इनमें से हर एक का पाकिस्तान को डिसएडवांटेज है। US और इंडिया की न्यूक्लियर डील हुई,
एक इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, इंडिया आराम से जो है इस डील के थ्रू यूएसए की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, यूएसए की न्यूक्लियर फैसिलिटीज से, यूएसए की जो न्यूक्लियर सेक्टर में रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उससे फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान नहीं उठा सकता। इंडिया के पास अब इंडिया जो है वो मॉडेस्ट कैपेबिलिटी से बाई एड कैपेबिलिटी से ट्राई एड कैपेबिलिटी की तरफ जा रहा है और हासिल कर चुका है। अब जब ट्राई एड कैपेसिटी आपके पास है तो आपके पास 3 किस्म के डिलीवरी सिस्टम्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ या चाइना के खिलाफ। जबकि कन्वर्सली पाकिस्तान के पास ट्राई एड नहीं है, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को ट्राई एड हासिल करना चाहिए? पाकिस्तान को जो थर्ड सिस्टम है डिलीवरी का वो हासिल करना चाहिए, या फिर पाकिस्तान को जो है वो कोई और रिस्पॉन्स उसके ऊपर जाना चाहिए? न्यूक्लियर सिक्योरिटी ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG में शमूलियत के लिए इंडिया को कंट्री एग्जेम्पशन दी गई। हालांकि NSG में शमूलियत की शर्त थी कि NPT का भी रेटिफायर होना चाहिए, लेकिन USA ने इंडिया को कंट्री प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी और इंडिया NSG में शामिल हो गया। पाकिस्तान का केस फेल हो गया, पाकिस्तान के लिए सेटबैक था ये। इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन इवॉल्व की, एक नई डॉक्ट्राइन आई, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और इसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो इमिनेंट थ्रेट पाकिस्तान फील करने लगा, सर्जिकल और लिमिटेड स्ट्राइक्स। शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट में अपनी स्पीच में अभी रिसेंटली जब USA के दरमियान और ईरान के दरमियान सुलेमानी की डेथ के बाद हालात ख़राब हुए, तो सेनेट में अपनी स्पीच में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वार्न किया कि इन केस ऑफ एनी मिस एडवेंचर बाय इंडिया, या फिर इंडिया अगर ऐसा कुछ करता है कि ईस्ट से अटैक करता है, तो जो है इसके रीजनल पीस के लिए बहुत ही खतरनाक नताइज होंगे। ये जो इम्पेशेंट किस्म की प्ली थी, उसके पीछे बुनियादी तौर पे रीज़न ये है पाकिस्तान का थ्रेट परसेप्शन। पाकिस्तान इमिनेंटली थ्रेट परसीव करता है इंडिया से, और ये सर्जिकल और लिमिटेड स्ट्राइक्स का 2016 और 2019 बालाकोट, फरवरी 2019 और 2016 सितंबर 2016 का जो इंसिडेंट है, इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाया या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो भी आप कह लें, इसके बाद से अब अगेन इंडिया ने अपनी डॉक्ट्रिन शिफ्ट कर ली है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन विज अवे पाकिस्तान। उसका रिस्पॉन्स भी फिर पाकिस्तान को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये ऐसी खतरनाक डॉक्ट्रिन है कि जो अब फुल स्केल के ऊपर आप यही कोशिश करेंगे हमारी गिवन सिचुएशन में, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन में, कि आप वॉर ना ले जाएं, क्योंकि रिस्पॉन्स लिमिटेड है। लेकिन जब रिस्पॉन्स लिमिटेड होगा सर्जिकल स्ट्राइक का, तो उसके बदले में आपके मुल्क में जो पब्लिक प्रेशर होगा आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट को उसके साथ रिकनसाइल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इससे मिलिट्री की, आपकी आर्म फोर्सेस के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखते हुए हमारी जो लीडरशिप की तरफ से ये बयान आया है, इसको आपने इस तनाजुर में देखना है कि इस वजूहात की वजह से हम इस तरह का कोई भी एक्शन है इंडिया का, उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि अगेन इस सूरत में मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है। लेकिन किसी भी मिसकैलकुलेशन की सूरत में USA की तरह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो एक बटन के दबाने के ऊपर लॉन्च हो जाएं। कोल्ड हालत में है, डिसअसेंबल्ड हालत में है, उनको इवन अगर आप लॉन्च करना भी चाहे तो इट वुड टेक सम डेज। इन द स्पिरिट ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन, पाकिस्तान प्रपोज्ड स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम। अब पाकिस्तान ने अपने गुड फेथ में स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम प्रपोज की। इसमें क्या क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाएगा दोनों ममालिक के दरमियान, न्यूक्लियर और मिसाइल रिस्ट्रेंट होगी। थर्ड इसका था कि कन्वेंशनल स्टेबिलिटी और बैलेंस के ऊपर हम जाएंगे। इंडियन रिप्लाई क्या था? इंडिया ने ऑब्वियसली ये जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम, पाकिस्तान हमेशा बात करता है कि हमने इंडिया को स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम ऑफर की, इंडिया ने कभी अग्री नहीं करना था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इंडिया का जो एंगल है वो डिफरेंट है। इंडिया ग्लोबल स्टेटस के चक्कर में है और पाकिस्तान जो है सर्वाइवल की, तो सर्वाइवल के लिए स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम सेंस बनाती है, बट इंडिया के जो ग्लोबल या रीजनल एस्पिरेशंस हैं विज़ विद चाइना, उसमें स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम मेक्स नो सेंस। इंडिया ने रिप्लाई किया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का मतलब क्या था, इसके ऊपर मैं अपने आने वाली वीडियो में बात करूंगा, और क्या पाकिस्तान ने इसका कोई रिस्पांस दिया या नहीं, इसके ऊपर भी हम अपनी आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम।
हम बात कर रहे थे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की। इंडिया की एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, इसके दो हिस्से हैं कि पाकिस्तान को हमने दो चीज़ों तक लिमिट करना है। एक तो कन्वेंशन से कमिटमेंट लेनी है नो फर्स्ट यूज़ की, कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ न्यूक्लियर बम इस्तेमाल ना करे। अब जो है वो अगर देखें, पाकिस्तान अगर इंडिया को न्यूक करता है तो क्या थ्रेट है? कम से कम 20 लाख जो है वो 2 लाख पीपल जो है वो इंस्टेंटली एकदम से मर जाएंगे 5 सेकंड्स में। 10 सेकंड में क्या होगा, ब्लास्ट वेव जो है वो 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर बम्बई को हिट कर दिया जाए तो उसको तबाह कर देगी। 5 घंटे में 3 लाख लोग जो है वो ज़ख्मी हो जाएंगे और उनमें से 1.5 लाख सीवियरली ज़ख्मी होंगे। और 10 घंटे में इंडिया की रिटेलिएशन जो है वो पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी। अगेन, क्या इन 10 सिटीज़ में क्या पाकिस्तान ये चूज़ करेगा कि वो पार्शियल डिस्ट्रक्शन की तरफ जाए, या जब पाकिस्तान इस बात पे जा रहा है कि उसने इंडिया के एक सिटी को अटैक करना है तो फिर उस सूरत में इंडिया के तमाम सिटीज़ को अटैक करे? क्योंकि जब शाहीन 3 आपके पास है, जब आपके पास 2700 किलोमीटर की रेंज का न्यूक है जिसमें इंडिया का हर सिटी आता है, सो व्हाई नॉट लॉन्च मल्टीपल 50 न्यूक्लियर बम्स ऑन 50 डिफरेंट इंडियन सिटीज़, और पूरे इंडिया को क्यों ना क्रम्बल कर दिया जाए। कन्वर्सली, फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान के टोटल मिला के 15 बड़े शहर होंगे, तो व्हाई नॉट लॉन्च 15 बैलिस्टिक मिसाइल्स सारे एकदम से, और 15 न्यूक्स, और पाकिस्तान को एकदम से तबाह कर दिया जाए। बट इमेजिन, अगर पाकिस्तान के पास बाई एड है या ट्राई एड है पाकिस्तान के पास, और उनमें से कोई पाकिस्तान का एक लॉन्चर भी बच जाता है, या 2 बच जाते हैं, या 10 बच जाते हैं, या पाकिस्तान के पास एक सबमरीन है और वहाँ से पाकिस्तान 10 इंडियन शहर तबाह कर देता है, तो फिर इंडिया भी नहीं बचेगा। और अगेन, अब वो जंग नहीं रही कि जब न्यूक्लियर बम का जो साइज होता था वो हिरोशिमा के टाइम बहुत बड़े साइज का न्यूक्लियर बम था जब वो गिराया गया था। फैट बॉय और लिटिल बॉय और फैट मैन, ये नाम थे उनके। अब जो है वो न्यूक्लियर बम्स बहुत छोटे साइज में एक डिप्लोमेट के बैग में आ सकते हैं न्यूक्लियर बम्स। तो इस सूरत में अब जब कि उसकी एडवांसमेंट, उसकी डिस्ट्रक्शन का लेवल जो है वो बढ़ गया है, इस सूरत में इस तरह की वॉर का थ्रेट लेना, अगर फ़र्ज़ किया हिमालयाज़ में किसी जगह पे पाकिस्तान ने 10-15 मिसाइल छुपाए हुए हों तो फिर खुदा जानता है। तो ऐसी सूरत में कोई भी नहीं बचेगा, ये बात सेफ आराम से कहा जा सकता है। मेजर डेवलपमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में क्या हुई? पाकिस्तान की जो तमाम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, रिड्यूसिंग रिस्क एंड अवॉइडिंग आर्म्स रेस, ये पाकिस्तान इन्हीं के ऊपर बेस है। पाकिस्तान इनको सामने रख के बात करता है। इंडिया के जो काउंटर बैलेंस जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन बायलैटरल रिस्ट्रेंट ऑन अपोजिशन टू एनी फर्दर बायलैटरल अपोजिशन। क्यों? अगेन वही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, और दूसरे का जो ग्लोबल एस्पिरेशंस। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान शुड नॉट एग्री टू NFU, पाकिस्तान को एग्री नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान कंडीशन ज्वाइनिंग CTBT, अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो हम ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान पोजीशन ऑन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है हमारा। इंक्रीज थ्रू वेट कैपेसिटी, एक तो ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये है कि मिसाइल्स का वेट बढ़ा दे और न्यूक्लियर बम्स का भी वेट बढ़ा दे, तो यील्ड बढ़ जाएगी तो डिस्ट्रक्शन का लेवल भी बढ़ जाएगा। पाकिस्तान जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी जो है वो हासिल कर सकता है, प्रोक्योर कर सकता है। पाकिस्तान के पास डिफरेंट ऑप्शंस क्या है, हम उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं कोई एक मिसाइल साइंटिस्ट हूँ या डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पर इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इंडिया के पास अगर ट्राइएड कैपेसिटी है और हमारे पास मोनोएड है, तो अगर इंडिया हमारे मोनोएड को तबाह कर देता है, जो हमारे सिंगल लॉन्चिंग की कैपेसिटी है, फर्ज किया मोबाइल लॉन्चर्स हैं या लैंड लॉन्चर्स हैं। मैं कोई एक मिसाइल साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, ना ही मैं स्ट्रेटजिक साइंटिस्ट हूँ या डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हम सादा लाइन्स के ऊपर इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इंडिया के पास अगर ट्राइएड कैपेसिटी है और हमारे पास मोनोएड है,
तो अगर इंडिया हमारे मोनोएड को तबाह कर देता है, जो हमारे सिंगल लॉन्चिंग की कैपेसिटी है, फर्ज किया आप मोबाइल लॉन्चर्स हैं या लैंड लॉन्चर्स हैं, उनको तबाह कर देता है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, तो हम मारे जाएंगे। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन तो ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि अगर एट द सेम टाइम तमाम एयरक्राफ्ट, तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स भी तबाह कर दिए जाते हैं, जो लाइकली नहीं है, लेकिन अगर एयरक्राफ्ट उड़ता है और इंडियन एयरफोर्स के साथ जंग की सूरत में वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाता, तो अगेन वो बम नहीं फेंक सकेगा। तो ऐसी सूरत में इंडिया वॉर के पोटेंशियल को लिमिट कर सकता है। तो जो थर्ड और मोस्ट वायबल ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, वो है कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हासिल किया जाए। तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करना मतलब कि पाकिस्तान जो है वो थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगर आपके पास है, तो फिर इंडिया आपकी न्यूक्लियर डेटरेंस को या आपके न्यूक्लियर अम्ब्रेला को कभी ब्रीच नहीं कर सकेगा। एक ऑप्शन और भी है कि पाकिस्तान S-400 जैसा जो है वो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो हासिल कर ले। लेकिन अगेन S-400 या S-300 या इस तरह के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या आयरन पैट्रियट सिस्टम है, इनमें भी जो सक्सेस का रेट है वो 100% नहीं है। 10 न्यूक्लियर मिसाइल्स अगर लॉन्च किए गए हैं और उनमें से एक भी अगर टारगेट के ऊपर गिर जाता है, देन द डैमेज इज डन। और कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो 10 में से 10 न्यूक्स को गिरा दे। ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। तो कोल्ड स्टोर डॉक्ट्राइन जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान को पनिश करने के लिए इंडियंस ने एक डॉक्ट्रीन बनाई। ये डॉक्ट्रीन क्या थी? ये डॉक्ट्रीन ये थी कि इंडियंस ने जो है वो ये कहा कि पाकिस्तान को जो है वो हम नुकसान पहुंचाएंगे, और पाकिस्तान को हम ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रीन की जो लैंग्वेज थी वो ये थी कि एक ऐसा कंट्री जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, उस कंट्री को हम एक ऐसा कंट्री जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, उस कंट्री को एकदम से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के थ्रू कैच करना, उसको हिट करना और फिर वापस रिट्रीट कर देना। मकसद क्या था? इससे पहले कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर ऑप्शन को इस्तेमाल कर सके, इंडियन आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगी, पाकिस्तान में कुछ मखसूस टेरिटरी के ऊपर कैप्चर करेगी, उसको वहाँ पे डैमेज करेगी और वापस चली जाएगी, रिट्रीट कर जाएगी। इससे पहले कि पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करे। तो ये थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर थ्रेट जो इंडिया को था पाकिस्तान से, उसको सामने रखते हुए दी गई थी। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर आपको नजर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टेरेन्स। ऊपर माउंटेनस टेरेन है, नीचे प्लेन्स हैं, थर्ड पे डेजर्ट है, फिर आर पे मार्शी जो है वो टेरेन्स। तो मोस्ट फीजेबल ये कौन से रीजन में थी? ये तकरीबन डेजर्ट टेरेन में, कि ये जो आपका साउदर्न पंजाब का है, नॉर्दर्न सिंध का एरिया है, यहाँ पर ये डॉक्ट्रिन जो है वो फिजिबल थी। अगेन जो नॉर्थ में नॉर्दर्न पंजाब है या कश्मीर में ये डॉक्ट्रिन फिजिबल नहीं है। तो आपके पास एरियाज जो हैं वो दे वर वल्नरेबल टू कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन एरा। ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इन्वेजन के नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ऐसी सूरत में पाकिस्तान का ये जो एरिया है ये वल्नरेबल है, ये मैप से जो राइट है ये वल्नरेबल है कि इंडिया इसमें पेनिट्रेट कर सकता है टू सम किलोमीटर्स। अब पाकिस्तान के पास इसका क्या रिस्पॉन्स था? पाकिस्तान के पास जो इसका रिस्पॉन्स था वो पाकिस्तान ने दिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की सूरत में बना के, जिसको जो मैंने आपसे यूएस न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में बात की थी, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बना के पाकिस्तान ने बनाए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, लो यील्ड के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। और ये लो यील्ड के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे हैं कि जो किसी एक छोटे से स्टेशन से भी चलाए जा सकते हैं। मतलब इनको चलाने के लिए सोफिस्टिकेटेड डिलीवरी सिस्टम्स नहीं चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह या क्रूज मिसाइल्स की तरह। अब ये ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि जिनको आप जो है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया के ऊपर फेंक सकते हैं। तो अगर कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन में इंडियन आर्मी फर्ज किया यहाँ पे पेनिट्रेट करती है, तो यहाँ से एक छोटा सा न्यूक्लियर बम उनके ऊपर फेंका जाता है, और अगर क्या 5000 ट्रूप्स ने पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होने की जरूरत की है तो उनको न्यूक कर दिया जाएगा। तो ये थी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का रिस्पॉन्स टैक्टिकल
न्यूक्लियर वेपन्स। और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे छोटा एटमी हथियार बनाया, और इंडियंस को जो है वो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस की अब मैं बात करता हूँ। तो प्रीवियसली जो है वो पाकिस्तान की डेटरेंस थी मिनिमम, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान जो इवॉल्व की, एक्सपेंड किया, जो इंडिया ने अपने डिलीवरी सिस्टम्स को एडवांस किया और ट्रायड की तरफ इंडिया गया, पाकिस्तान ने सब टैक्टिकल लेवल से मूव किया टैक्टिकल लेवल के ऊपर, उससे पाकिस्तान ने मूव किया ऑपरेशनल लेवल के ऊपर, और अब जो है वो पाकिस्तान के पास अगर पहले ये मिसाइल्स वगैरह के थ्रू स्ट्रेटेजिक लेवल्स के ऊपर आप जो है वो मिसाइल्स के थ्रू फेंक सकते हैं, आप सबमरीन्स के थ्रू जो है वो, अगर आपके पास सबमरीन की कैपेसिटी है, और आप एयरक्राफ्ट के थ्रू तो फेंक सकते हैं ही। तो आप एक तरफ तो स्ट्रेटेजिक लेवल को टच कर रहे हैं, जिसमें अगर आप जो है वो सबमरीन के थ्रू कोई क्रूज मिसाइल लॉन्च करते हैं और उसके ऊपर अगर आप न्यूक लगा सकते हैं। ये बात कही जा रही है डिफेंस के सर्कल्स में कि पाकिस्तान के पास अब ये कैपेसिटी है कि वो सबमरीन के थ्रू क्रूज के ऊपर, क्रूज मिसाइल के ऊपर न्यूक्लियर बम लगा के जो है उस इंडिया को हिट कर सकता है, स्पेशली इंडिया की कोस्टल टेरिटरी को। तो पाकिस्तान के पास ट्रायड कैपेसिटी है, और दूसरी तरफ सब टैक्टिकल लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने ये छोटे TNWs बना लिए हैं, छोटे बम बना लिए हैं। तो ये के पास एक फुल या ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है वो डेटरेंस की सलाहियत है, इसको कहा जाता है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। और जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर जो बात होती है, उन सर्कल्स में ये बात एक्सेप्ट की जा रही है कि पाकिस्तान की जो अभी डॉक्ट्रिन है डेटरेंस की, वो है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। पाकिस्तान टू रिटेन फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पॉलिसी। हाउ विल पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया how nuclear politics in South Asia is shaping strategic competition between India and Pakistan. Why India does not respond to Pakistan's strategic restraint regime. आपसे मुलाकात होती है एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।